अमेरिका की सरकार ने भारत के ऊपर 10% बेस टैरिफ यानी बेस टैक्स और 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया था कि अमेरिका सारे हथकंडे अपनाएगा भारत के डेयरी, एग्रीकल्चर और पोल्ट्री सेक्टर में एंट्री करने के लिए। अगर ऐसा हो गया तो भारत का डेयरी सेक्टर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो अमेरिका में जो गायें हैं दूध देने वाली, उनको फीड में मीट भी खिलाया जाता है दूसरे पशुओं का, ब्लड भी, खून भी उनको पिलाया जाता है। जब 32 रुपया प्रति लीटर का दूध बाहर से आ जाएगा तो भारत के जो डेयरी फार्मर्स हैं वो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। भारत के जो डेयरी फार्मर्स हैं उनको धीरे धीरे डेयरी सेक्टर को छोड़ने पर मजबूर होंगे और किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पे अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स को, अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को और अमेरिका के पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को भारत के मार्केट में एंट्री नहीं दी जानी चाहिए। अगर भारत के किसानों के हितों के साथ समझौता किया गया तो भारत के किसान सड़क पर उतरकर आंदोलन करने से गुरेज नहीं करेंगे। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से उन्होंने दुनिया के ज्यादातर देशों के खिलाफ टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर शुरू किया हुआ है और भारत भी उन्हीं देशों में से एक है। अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका की सरकार ने भारत के ऊपर 10% बेस टैरिफ यानी बेस टैक्स और 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया था। उसके बाद भारत और अमेरिका की सरकारों के बीच में आपस में बात हुई और उसके बाद यह तय किया गया 9 जुलाई तक इस 10% बेस टैरिफ पे और 26% रेसिप्रोकल टैरिफ पे रोक लगाई जाती है और उस समय तक भारत और अमेरिका की सरकार आपस में मिलकर कोई अंतरिम मुक्त व्यापार समझौते पे सहमति बना लेंगे। ज्यादातर लोगों का कहना था कि 9 जुलाई तक वो इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन 9 जुलाई भी बीत गई और अब उसकी डेडलाइन है वो 1 अगस्त रख दी गई है। अब ये कहा जा रहा है कि 1 अगस्त तक वो अंतरिम मुक्त व्यापार समझौता हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों ये है कि जो अभी अखबारों के माध्यम से, न्यूज चैनल्स के माध्यम से जो बातें निकल के आ रही है वो ये है कि भारत और अमेरिका के बीच में डेयरी, एग्रीकल्चर और पोल्ट्री सेक्टर को लेकर सहमति नहीं बन रही है। अमेरिका की सरकार चाहती है कि भारत अपने डेयरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में और पोल्ट्री सेक्टर में अमेरिकन प्रोडक्ट्स को एंट्री करने की अनुमति दे। लेकिन जो पब्लिक डोमेन में, जो अखबारों के माध्यम से भारत सरकार का स्टैंड आ रहा है वो ये है कि डेयरी सेक्टर, पोल्ट्री सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर भारत के लिए रेड लाइन है और वो इन सेक्टर्स में अमेरिकन प्रोडक्ट्स को एंट्री नहीं देंगे। अभी कुछ दिन पहले एक रेपुटेड न्यूज़पेपर में इस विषय में निर्मला सीतारमण जी, जो वित्त मंत्री है देश की, उनका एक इंटरव्यू भी आया था। समझने की बात साथियों ये है कि आज से ही नहीं है कि कोई अमेरिका इन सेक्टर्स में एंट्री करने की कोशिश कर रहा हो। 2010 से अमेरिका ये प्रयास कर रहा है। 2010 में अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रॉब किर्क ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका सारे हथकंडे अपनाएगा भारत के डेयरी, एग्रीकल्चर और पोल्ट्री सेक्टर में एंट्री करने के लिए। और उसी समय से WTO जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अमेरिका ने झूठे तथ्यों के आधार पर भारत के खिलाफ बहुत मुकदमे कर रखे हैं और अमेरिका लगातार भारत के MSP व्यवस्था को टारगेट करता आ रहा है। और अभी कुछ दिन पहले भी अमेरिका की सरकार ने गेहूं और धान के केस में भारत के MSP सिस्टम को WTO जैसे प्लेटफॉर्म पे टारगेट किया है। अमेरिका की कोशिश यह है कि वो भारत में व्हीट, पैडी, सिट्रिक फ्रूट्स, सोयाबीन, मक्का, आलमंड्स, ग्रेप्स आदि चीजें भेजे, डेयरी प्रोडक्ट्स यहां पे भेजे। लेकिन भारत की सरकार ने ज्यादातर उन कमोडिटीज के विषय में अब तक सख्त स्टैंड लिया हुआ है और पिछले कुछ समय से अमेरिका ये कोशिश ज्यादा इसलिए कर रहा है क्योंकि जो ये टैरिफ वॉर, ये ट्रेड वॉर चल रहा है अमेरिका और अन्य देशों के बीच में, उसकी वजह से कई देशों ने अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी भारी भरकम टैरिफ लगा दिए, जिसकी वजह से अमेरिका के एग्रीकल्चर, डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को परेशानी आ रही है, उनको दूसरे देशों में भेजने में समस्या आ रही है। इसलिए अमेरिका को नए मार्केट्स चाहिए ताकि उन देशों में, उन मार्केट्स में वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट और पोल्ट्री प्रोडक्ट भेज पाए। साथियों, जो आज ये स्थिति बनी हुई है, यहां पे समाज सत्ता यानी किसान आंदोलन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। इतिहास इस बात का गवाह है, जब तक समाज सत्ता का पूरा प्रेशर राज सत्ता यानी सरकार के ऊपर रहता है तो बहुत हद तक ये संभावनाएं रहती है कि राज सत्ता समाज सत्ता के हितों के विरुद्ध निर्णय नहीं ले पाता।
तो आज किसान आंदोलन की जिम्मेदारी बनती है कि वो भारत सरकार को, हमारी केंद्र सरकार को यह बिल्कुल एहसास करा दे साफ शब्दों में कि अगर किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर अगर भारत के किसानों के हितों के साथ समझौता किया गया तो भारत के किसान सड़क पे उतरकर आंदोलन करने से गुरेज नहीं करेंगे। यह मैसेज हमारी सरकार को जरूर चला जाना चाहिए ताकि वो इस बात पे अपना स्टैंड बिल्कुल सख्त रखे और किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पे अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स को, अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को और अमेरिका के पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को भारत के मार्केट में एंट्री नहीं दी जानी चाहिए। साथियों, हम 3 वीडियोस बनाएंगे। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे, आज की वीडियो हम पूरी डेयरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस के ऊपर बनाएंगे और ये समझेंगे कि किन कारणों की वजह से अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत के मार्केट में परमिशन नहीं दी जानी चाहिए, भारत के मार्केट में एंट्री नहीं दी जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ये डेयरी सेक्टर है, इसकी भारत के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। भारत 1998 से ही दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर रहा है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश रहा है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक दूध हमारे देश में उसका पूरा उत्पादन होता है। इसके साथ साथियों हमें यह भी समझना चाहिए कि भारत के अंदर 8 करोड़ लोग डेयरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। भारत के अंदर 30 करोड़ दुधारू पशु हैं। हमारे देश का डेयरी सेक्टर पूरे देश की जीडीपी का 3% बनाता है और हमारे देश की एग्रीकल्चर जीडीपी का 25% बनाता है। जो डेयरी सेक्टर है उसकी टोटल वैल्यू हमारे देश में 16.8 बिलियन यूएस डॉलर है। 1 बिलियन यूएस डॉलर में लगभग 8,500 करोड़ रुपए होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा सेक्टर है। अगर हम ग्रोस वैल्यू एडिड की बात करें तो जो डेयरी सेक्टर है इसकी ग्रोस वैल्यू एडिड 7.5 से 9 लाख करोड़ रुपए तक है। और पिछले 10 साल के अगर डाटा की बात करूं तो पिछले 10 साल में डेयरी सेक्टर 5.7% के रेट से ग्रोथ भी कर रहा है। और डेयरी सेक्टर की सबसे खासियत यह है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका जो फाइनल रिटेल प्राइस एक कंज्यूमर पे करता है उसमें से 80% प्रोड्यूसर के पास यानी किसान के पास जाता है अगर वो अपना दूध कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से आगे पहुंचाता है। अगर वो अपना दूध प्राइवेट डेयरीज के माध्यम से पहुंचाता है तो भी फाइनल रिटेल प्राइस का 70% किसान को मिलता है। भारत में 1,80,00,000 किसान, दूध उत्पादक किसान, 1,86,000 गांव आधारित कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। और जो ये 1,86,000 गांव आधारित कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इनमें से 32,000 सोसाइटीज का नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है। तो आप समझ सकते हैं कि डेयरी सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से अब तक सरकारों ने बाहर से आने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स पे भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है। जैसे आज की तारीख में बाहर से आने वाले चीज के ऊपर 30% की इंपोर्ट ड्यूटी भारत में लगा रखी है। बाहर से आने वाले बटर के ऊपर 40% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है। बाहर से आने वाले दूध पाउडर के ऊपर 60% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है ताकि यहां के जो किसान हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब हमें यह समझना चाहिए कि अगर अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स को हमारी मार्केट में एंट्री दे दी गई तो किस तरीके से हमें बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, किस तरीके से हमारे देश का डेयरी सेक्टर पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यदि अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स भारत की मार्केट में आने लग गए तो भारत की अर्थव्यवस्था को 1.03 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, 1.03 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान होगा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगर अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स यहां आने लग गए तो भारत में जो डेयरी प्रोडक्ट्स के जो उनका वैल्यू है, उनका रेट है, वो 15% तक गिर जाएगा। और अगर 15% तक वो रेट गिर जाएगा तो हमें ये समझना चाहिए कि भारत के जो डेयरी फार्मर्स हैं उनको धीरे धीरे डेयरी सेक्टर को छोड़ने पे मजबूर होंगे और दूध का उत्पादन भी, दूध का प्रोडक्शन भी यहां पे कम होने लग जाएगा। जब रेट घटेंगे, जब कीमत 15% तक डाउन आएगी तो प्रोडक्शन तो कम होगा लेकिन कंजम्पशन उसका बढ़ जाएगा, लोगों को सस्ता मिलेगा तो लोग और ज्यादा उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसी सूरत में जब हमारे यहां पे दूध का प्रोडक्शन घट जाएगा और उसकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी तो फिर अमेरिका जैसे देश अपने दूध के प्रोडक्ट्स यहां पे भेजेंगे। और एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 25 बिलियन लीटर दूध यानी लगभग 2,500 करोड़ लीटर दूध अमेरिका से यहां पे आ जाएगा, अमेरिका से हमारे देश की मार्केट में आ जाएगा। हमें साथियों ये समझना चाहिए कि आज जब एक किसान को प्रति लीटर दूध के 60 रुपया, 65 रुपया, 70 रुपया मिलते हैं,
तो भी अगर कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट कॉस्ट अगर माप ली जाए तो उस किसान को कुछ नहीं बचता है। लेकिन जब अगर 15% कीमत और गिर जाएगी तो वो किसान पूरे तरीके से बर्बादी की कगार पे आके खड़ा हो जाएगा। एक अन्य रिपोर्ट ये कहती है कि अमेरिका में डेयरी सेक्टर हैवीली सब्सिडाइज्ड है, इसलिए अमेरिका की सरकार कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च मिला के भारत के अंदर 32 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से दूध भेज सकती है। तो अगर यहाँ पे 32 रुपया प्रति लीटर की कीमत के हिसाब से दूध आ गया तो फिर हमारे देश के किसानों का दूध कौन खरीदेगा? आज उन किसानों का दूध 60 रुपया 65 रुपया लीटर में बिकता है, तब भी उनको कुछ नहीं बचता। तो जब 32 रुपया प्रति लीटर का दूध बाहर से आ जाएगा तो भारत के जो डेयरी फार्मर्स हैं वो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। इस बात को साथियों में समझना चाहिए। और हमें यह भी समझना चाहिए, अमेरिका में जो खेती होती है, अमेरिका में जो डेयरी फार्मिंग होती है वो कॉर्पोरेट स्टाइल में होती है, और हमारे यहाँ पे जो खेती है, जो डेयरी फार्मिंग है, वो जीवन यापन करने का तरीका है। 2016 की एक रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका में एवरेज एक किसान को 61,286 यूएस डॉलर की सब्सिडी दी जाती है, यानी लगभग 52 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती थी, जो आज बढ़ के 80 लाख रुपए तक हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ भारत में एवरेज एक किसान को 282 यूएस डॉलर की सब्सिडी दी जाती है, यानी लगभग 24,243 रुपए की ही सब्सिडी दी जाती है। 2015 में अमेरिका में डेयरी सेक्टर को सिर्फ एक साल में 22.3 बिलियन यूएस डॉलर की सब्सिडी दी गई थी, यानी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई थी। और अमेरिका का जो पूरा एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, और जो भारत का जो एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर है, उसमें भी जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका में एवरेज एक किसान के पास जो लैंड होल्डिंग है वो 180 हेक्टेयर है। भारत में जो एक किसान के पास एवरेज लैंड होल्डिंग है वो 1.08 हेक्टेयर है। भारत के अंदर 20 करोड़ लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, अमेरिका में मात्र 21 लाख लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। भारत में जो एक एवरेज जो डेयरी फार्म है, जो एक डेयरी किसान है, उसके पास 2 से 3 दुधारू पशु होते हैं, एवरेज अगर निकालें। वहीं अमेरिका में जो एक एवरेज डेयरी फार्म है उस पे 2.5 से 3 हजार दुधारू पशु होते हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि जो अमेरिका का एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां की जीडीपी का मात्र 0.92% बनाता है और सिर्फ 1% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। वहीं दूसरी तरफ जो भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारी जीडीपी का 14.2% बनाता है और हमारे देश में 41% लोगों को रोजगार देता है। इसलिए हमारे यहाँ पे डेयरी का और खेती का जो स्ट्रक्चर है और अमेरिका में डेयरी और जो खेती का स्ट्रक्चर है उसमें बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। तो ये चीज भी साथियों हमें समझनी चाहिए। वहीं एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है, अमेरिका में जो खेती होती है वो ज्यादातर जीएम क्रॉप्स की होती है। तो अगर अमेरिका से जीएम क्रॉप्स यहां पे आने लग जाएंगी तो हमें बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ जीएम कॉटन की ही अनुमति है, यहाँ पे बीटी कॉटन की ही अनुमति है, और उसका भी हमारा एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा। पहले 2-3 साल तो ठीक प्रोडक्शन रहा, 3-4 साल तक, लेकिन उसके बाद लगातार प्रोडक्शन घटता चला गया। पहले जहां 1 एकड़ में 10 क्विंटल तक नरमा की पैदावार हो जाती थी, आज वो घट के 2-3 क्विंटल तक आ गई। किसान का खर्चा भी नहीं निकल पाता, इसलिए किसानों ने बड़ी संख्या में नरमे की खेती को छोड़ दिया। तो यदि वहां से जीएम क्रॉप्स हमारे यहाँ पे आएंगी तो वो हमारे पूरे एग्रीकल्चर साइकिल में को कंटेमिनेट कर देंगी, उसमें मिलावट कर देंगी। हमारी जो सीड साइकिल है उसमें भी मिलावट कर देगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग, ज्यादा कोई टफ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है इस बात को चेक करने के कि वहां से जो क्रॉप आ रही है, वहां से जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ रहा है वो जीएम है या नॉन जीएम है। और अगर एक बार हमारी एग्रीकल्चर साइकिल कंटेमिनेट होगी जीएम क्रॉप से, तो उसके बाद जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो कई अन्य देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, उसमें भी हमें समस्या आ जाएगी, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश जीएम क्रॉप्स को अलाउ नहीं करते हैं। और साथियों में यह भी समझना चाहिए कि अमेरिका में दुधारू पशुओं को, अमेरिका में जो गायें हैं दूध देने वाली, उनको फीड में मीट भी खिलाया जाता है दूसरे पशुओं का, ब्लड भी, खून भी उनको पिलाया जाता है, वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो यदि किसी ऐसे दुधारू पशु से दूध भारत में आएगा जिस दुधारू पशु को मीट या ब्लड फीड में दिया जाता है, वो हमारे लिए सांस्कृतिक तौर पे और धार्मिक तौर पे भी एक बड़ी समस्या हो जाएगी, वो हमारे लिए एक बड़ा सेंसिटिव विषय हो जाएगा, इसलिए भी उसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिका में 1993 में दुधारू पशुओं की ग्रोथ के लिए उनको आरबीजीएच नाम का हार्मोन दिया गया था, जिससे उनमें एक जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें IGF-1 नाम का कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कह चुकी हैं कि उस IGF-1 से कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए कनाडा और इंग्लैंड जैसे देशों ने काफी लंबे समय तक उन प्रोडक्ट्स को अपने देश में एंट्री नहीं दी। और अंत में साथियों ये भी समझना जरूरी है कि अगर हमने एक देश को अलाउ कर दिया
हमारे देश की मार्केट में डेयरी प्रोडक्ट्स या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स भेजने के लिए, तो उसके बाद बहुत सारे देश तैयार बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी तैयार बैठा है, न्यूजीलैंड भी तैयार बैठा है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड लंबे समय से ये कह रहे हैं कि भारत अपनी मार्केट में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के डेयरी प्रोडक्ट्स को एंट्री करने की अनुमति दे। तो अगर ऐसा हो गया तो भारत का डेयरी सेक्टर पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश बहुत बड़ी मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन आप जान के हैरान हो जाओगे, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 6,300 डेयरी फार्मर्स हैं और न्यूजीलैंड में सिर्फ 12,000 डेयरी फार्मर्स हैं। यानी वहां पे फार्मर्स की संख्या कम है, लेकिन जो फार्म है उनका साइज बहुत बड़ा है। वहां पे कई कई हजार दुधारू पशु एक फार्म में है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट स्टाइल में ही वहां पे अपना डेयरी फार्मिंग या एग्रीकल्चर फार्मिंग अपनी करते हैं। तो साथियों, आज हमने आपको बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताया, ये समझाने का प्रयास किया कि अगर डेयरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में या पोल्ट्री सेक्टर में अगर अमेरिकन प्रोडक्ट्स की एंट्री होती है हमारे देश की मार्केट में, तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होगा। और खासकर हमने आज इस बात पे फोकस किया कि अगर अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स को हमारे देश की मार्केट में एंट्री दे दी जाती है, तो किस तरीके से भारत के वो 8 करोड़ किसान पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएंगे जो डेयरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो डेयरी सेक्टर के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। तो अगर अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ गए, अगर अमेरिका का दूध 32 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से यहाँ पे आ गया, तो 8 करोड़ लोग पूरे तरीके से बेरोजगार हो जाएंगे, उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पे जो ये प्रपोज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की चर्चाएं चल रही हैं भारत और अमेरिका के बीच में, इस प्रपोज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में डेयरी सेक्टर को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। भारत सरकार को अपना स्टैंड सख्त रखना चाहिए और भारत सरकार यदि किसानों के हितों के साथ कोई भी समझौता करती है या समझौता करते दिखती है, तो किसानों को सड़क पे आके आंदोलन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अगली जो वीडियोज होंगी उसमें हम पूरा फोकस करके एग्रीकल्चर सेक्टर और पोल्ट्री सेक्टर के बारे में बातें करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाएंगे, अधिक से अधिक लोग जागरूक हों, क्योंकि जब लोग जागरूक होते हैं तभी उस मुद्दे पे हम मजबूती से आंदोलन लड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।